शेयर मार्केट से 9 लाख करोड़ वाइप्ड आउट हो गए, वो भी सिर्फ एक दिन के मार्केट क्रैश में। रॉबर्ट कियोसाकी जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी है, उन्होंने दोबारा एक प्रेडिक्शन कर दी है कि 2026 में फाइनेंशियल क्रैश आएगा बहुत बड़ा। ब्रेंट क्रूड जो कि एकदम से गिर गया था, उसने वापस से रिकवरी क्यों कर ली और ये कहां जाकर के रुकेगा और इंडिया के लिए टेंशन क्यों बढ़ती जा रही है। एफआईआई का जो आउटफ्लो है वो रिकॉर्ड हाई पहुंच चुका है। $12 बिलियन इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल लिए गए ईरान वॉर के द्वारा। इसी के साथ साथ जयशंकर जी ने बोला कि इंडिया दलाल नहीं है पाकिस्तान की तरह जो कि मीडिएटर बन जाए यूएस ईरान वॉर में। और अगर डॉलर टू आईएनआर देखें तो 94 रुपीज इक्वल टू $1 हो चुका है, जो कि आने वाले टाइम पे मेजर इंपैक्ट करेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन कंज्यूमर के हाथ में। और इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ने के जो चांसेस है इंडिया में, ये भी बढ़ते जा रहे हैं। सो बहुत कुछ है इस वीडियो में सीखने के लिए, समझने के लिए, तो पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जो मंडे की मार्केट है इस पे तो दोबारा इंपैक्ट होगा, क्योंकि वीकेंड आता है खतरे के साथ। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी मार्केट के साथ। आज ब्लड बात देखने को मिला पूरी की पूरी मार्केट के अंदर, और बाजार में जिस हिसाब से गिरावट हुई, ऐसा लग रहा था कि बाजार कहां जाके रुकेगा। लूजर्स की बात करें तो दबा करके लूजर्स दिखे हमारे बाजार में। सो बेसिकली यहां पे जो भी रिकवरी आपको लास्ट 2 दिन के अंदर देखने को मिली थी, सारी रिकवरी, ऑलमोस्ट सारी रिकवरी वाइप्ड आउट हो गई। और मैंने कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाया था कि सेल नाउ, और उस वीडियो में मैंने आपको साफ साफ एक चीज बोली थी कि आपको बहुत अच्छी लग रही हुई रिकवरी, लेकिन जो भी आपके पाप है, इस पाप को धो लेना इस 2 दिनों के अंदर, क्योंकि बाजार में फिर गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि ट्रंप ने बोला था कि भाई हम स्ट्राइक नहीं करेंगे 5 दिन तक, लेकिन दबा करके तो स्ट्राइक हो रही थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंटल रिकवरी थी, और वापस से जो बाजार है वो आपको नीचे जाता हुआ दिखा। क्या बाजार के अंदर कोई बहुत बुरी न्यूज है? अगर आप बाजार को देखोगे तो 9 लाख करोड़ वाइप्ड आउट होना तो कोई छोटी बात नहीं है। 2-2, 3-3% अगर बाजार एक दिन में गिर रहा है तो आप ये सोचो बाजार कहां जाके रुकेगा। लेकिन नेट अगर आप देखोगे हमारा बाजार हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यूएशंस है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। सो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो अपॉर्चुनिस्टिक हूं। मैंने जो मेरे पाप थे वो मैंने इस 2 दिन की रिकवरी में धो लिए। कुछ स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस करे थे वहां से मैंने एग्जिट प्लान करा था। हां, लॉस में ही था, रिकवरी नहीं हुई थी, लेकिन मुझे लॉस हार्वेस्टिंग करनी थी, तो मैंने पाप धो लिए। मेरे पास अब कैश आ गया है। अब मैं बैठा हुआ हूं लेकर के पैसा कि कब मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और मैं इन्वेस्ट करूं। एक स्टॉक कौन सा होगा जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है मार्केट क्रैश के अंदर, ये भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी आए हैं। एक और न्यूज काफी वायरल हो रही है। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, इन्होंने बोला कि 2026 के अंदर क्राइसिस आएगा, रियल एस्टेट, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या इन्होंने जो प्रेडिक्शन करी थी वो सही हो गई है? सबसे पहले आप ये चीज समझो, प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि भाई आप 1-2 बार कर रहे हो और 2-4 बार करोगे तो एक आधी बार आप सही हो पाओगे। सेम चीज हमारे चैनल के ऊपर भी होती है, दुनिया में होती है, कि हर इंसान अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन अगर आप इनके प्रेडिक्शंस देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर 100 प्रेडिक्शन करी होगी तो शायद एक कभी जाकर के सही हो गई होगी। लेकिन नेट अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को इनकी प्रेडिक्शन पे एज सच इतना भरोसा नहीं है। इनकी जो प्रेडिक्शन होती है रियल एस्टेट, हार्ड एसेट को लेकर के, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि क्रैश आएगा, क्रैश आ रहा है, मेरे लगने से एक्चुअली कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन नेट अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है बाजार हमारा रिकवर करेगा, संभलेगा और वापस ऊपर जाएगा। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने 2 दिन में नोट करी हो तो आपको पता चल गया होगा, जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शानदार तरीके से रिकवर करे लास्ट 2 दिन के अंदर, वो स्टॉक ऐसे स्टॉक है जो कि अगली रिकवरी में आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टॉक्स थे जो कि रिकवर नहीं कर पाए, उनमें बिजनेस लेवल पर इशू है, तो उनको बिजनेस लेवल पर ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल तक होल्ड करना चाहते हो तो शायद चीजें सही हो जाए, लेकिन नेक्स्ट बुल रन में रिकवर करेंगे इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो पोर्टफोलियो में रिकवर नहीं करे लास्ट 2 दिन के अंदर, उनको आप देख लेना कैसे उसको मैनेज करना है। हाँ, जो रिकवर करे वो भी गिरेंगे, क्योंकि बाजार गिर रहा है, इट्स टोटली फाइन, अच्छा एसेट भी गिरता है। लेकिन अगर बाजार रिकवर कर रहा है तो आपकी रिकवरी होनी चाहिए। और रही बात रॉबर्ट कियोसाकी की, ठीक है, इनकी जो प्रेडिक्शन है बहुत सारी प्रेडिक्शंस आती हैं, ऐसी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। सिंपल प्रेडिक्शन है कि भाई रियल एसेट रहेगा, जो इन्फ्लेटेड एसेट है, जो कि फिएट करेंसी है, वो चला जाएगा। मुझे लगता है ठीक है, हो सकता है कि चला जाए, और इसके लिए हम तैयार हैं। इसलिए हमने अपने पोर्टफोलियो में 10% के आसपास गोल्ड रखा
हुआ है, क्योंकि 10% गोल्ड इनफ है ओवरऑल इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन पहले नहीं हुआ। अगर आप देखोगे वेनेजुएला हो गया, वियतनाम हो गया, इनमें इतना इन्फ्लेशन था भाई, 1 मिलियन डॉलर के इनके पास नोट है जो कि हमारे यहाँ ना के बराबर ही वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन रियल चीज है, रियल इशू है, इसको आपको ध्यान में रख करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपकी सैलरी तो होगी 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने की, लेकिन इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि जो आपकी परचेजिंग पावर है वो मर जाएगी। तो गोल्ड आपको यहां पे बचा सकता है। लोग बोलेंगे भाई गोल्ड तो गिर रहा है। अरे भाई साहब, गोल्ड गिर रहा है वो बात ठीक है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड आपको हेज करेगा आपकी करेंसी के अगेंस्ट। मतलब क्या है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड गिर सकता है, लेकिन आईएनआर टर्म्स में जो गोल्ड है वो आपको हेज करके बेनिफिट दे सकता है। इसलिए कहते हैं इंडियंस के लिए ना गोल्ड एक सेफ हेवन है। चाहे इंटरनेशनल मार्केट में क्रैश भी कर जाए, इंडियन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आपके इन्फ्लेशन को बचाएगा। तो गोल्ड को अवॉइड मत करना, क्योंकि जब सिल्वर भागता था तो सिल्वर के पीछे भाग रहे थे लोग, गोल्ड भाग रहा था तो गोल्ड के पीछे, और आज सब बुरा लग रहा है। आज भी सिल्वर इंपॉर्टेंट मेटल है, आज भी गोल्ड इंपॉर्टेंट मेटल है। अब अगर आपके पास ऑप्शन है, अब अगर आपके पास गट्स है, तो गोल्ड आप देख सकते हो, सिल्वर के अंदर पोजीशन बिल्ड करने तो कर सकते हो। अब ये भागने का टाइम नहीं है, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, जो रियल यूज केस है वो आज भी इंटैक्ट है, इसको मत भूलना। 2% पोर्टफोलियो का सिल्वर मेरे खुद का है, 10% पोर्टफोलियो गोल्ड मेरे खुद का है। ये मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, शायद अब मैं सिल्वर को बढ़ा भी लूं। इतना ज्यादा क्रैश हो गया कि भाई अब कितना ही गिर जाएगा, मतलब ये कहना तो गलत है, कितना भी गिर सकता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि सिल्वर में अब थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूं, क्योंकि यूज केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जो यूज केस पहले था वो यूज केस आज भी एग्जिस्ट करता है, बस सेंटीमेंट चेंज हुए हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छी चीज सस्ती मिल जाए ना तो आपको खरीदना चाहिए, तो आप डर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं ब्रेंट क्रूड की, कि ब्रेंट क्रूड ने वापस से रिकवरी क्यों कर ली। ये सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिख रही थी। पाकिस्तान यहां पे मीडिएटर बना करके भेजा है कि भाई ईरान से बात करो जा करके, लेकिन जो ट्रंप हैं उनके ऊपर एक एलिगेशंस लग रहे हैं कि भाई वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये न्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब कर रहे हैं नहीं कर रहे, मुझे पर्सनली लगता है हाँ भाई कर रहे हैं, ऑब्वियस रीजंस है। जैसे कि अब रिसेंटली पता चला कि क्रूड ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ी ट्रंप के अपडेट देने से पहले अपने सोशल ट्रुथ पे। मतलब क्या है भाई, वोलेटिलिटी हाई है, इसी के साथ साथ यहाँ पे मैनिपुलेशन गेम चल रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है बैक एंड के अंदर। लोग कह रहे हैं पेट्रो डॉलर पैक है, इसी के साथ साथ लोग ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप है वो ऑयल को कंट्रोल करना चाहता है, जो कि बात ठीक है, लेकिन इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हो सकता है, बिकॉज इसके ऊपर 30 से 35 मिनट में आपके सामने बोल सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर आप चाहते हो इस पर एक डिटेल वीडियो बने तो आप मुझे बता देना, लेकिन वोलेटिलिटी रहेगी आने वाले टाइम पे, इसको ध्यान में रखना। कोई भी न्यूज़ आती है उसको बिल्कुल भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जो आपके अच्छे एसेट है सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करना, जहां पर भी आपको थोड़ा सा भी शक है उस एसेट को छोड़ करके भाग जाओ जितनी दूर आप भाग सकते हो। अगली चीज इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी लैंग्वेज कितनी खराब हो रही है, और जो तर्क है वो तो पता नहीं कहां ही जा चुका है कि इसको क्या ही बोल सकते हो आप। हाँ, लोग ये चाहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान एक सही लैंग्वेज यूज करे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो आप प्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को, ये कैसे खराब हो सकता है इसके बारे में नहीं पता। जयशंकर जी ने बोला कि नॉट अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। ये जो लैंग्वेज है ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड लैंग्वेज है, पहली चीज, क्योंकि मीडिएटर होना मेरे हिसाब से, और मेरे ख्याल से सब आप ये चीज मानोगे कि मीडिएटर वही हो सकता है जो पहली चीज पावरफुल हो, या दूसरी चीज उसके पास वो नेगोशिएटिंग पावर हो जो कि दोनों नेशंस के साथ बात कर पाए, या फिर अच्छे रिलेशंस। इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए जिस वजह से कोई भी नेशन मीडिएटर बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूएस कह रहा था कि हमने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी थी, ऑब्वियसली नहीं रुकवाई थी, उसकी कोई ऐसा इनपुट नहीं था, हमने काफी बार डिनाई भी करा है, लेकिन क्या उसके पास पावर थी? बिल्कुल पावर थी। क्या उसके रिलेशन इंडिया पाकिस्तान के साथ अच्छे थे? हाँ, उस समय तक तो फिर भी अच्छे थे, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यूएस भी एक दलाल की तरह काम कर रहा है? नहीं, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि भाई वो एक दलाल की तरह काम कर रहा है, वो एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। मुझे ये लगता है भाई उसके पास पावर थी तो वो अपना काम करवा सकता था। तो ये जो वर्ड है ये अपने आप में गलत है, लेकिन इसके बावजूद ये काम करना ये हर नेशन के बस की बात नहीं होती। तो इसको डीफेम करना कि भाई हम नहीं कर पा रहे कोई दूसरा कर रहा है, ये चीज गलत है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता आप कितना इससे अग्री करोगे, आप इससे कितना डिसअग्री करोगे, क्योंकि पता नहीं क्या है, हर चीज को आप बीजेपी और कांग्रेस पे ले जाते हो। बट बेस्ट चीज यहां पर यह है
कि हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, ये गलत सेंस के अंदर जाता है। इवन अगर आप पहले भी जाओगे तो हमारी फॉरेन पॉलिसीज को लेकर के हमने काफी बार बात करी है। जैसे कुछ टाइम पहले भी एक न्यूज वायरल हो रही थी जहां पे ईरान ने बोला कि मोदी जी मीडिएटर का काम कर सकते हो, उस समय पे हम खुश थे। लेकिन जब पता चला कि भाई वो ऑफिशियल न्यूज नहीं है, वो जस्ट बोलने के लिए बोल दिया था, तो अब हम कह रहे हैं कि हम मीडिएटर नहीं बनना चाहते, हम वो नहीं है जो ये कह रहे हैं हमसे, ठीक है। तो ये चीज गलत है कि अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम उस चीज को डीफेम करना शुरू कर दें। बट हमारी फॉरेन पॉलिसी फॉर श्योर वीक है और ये अब लॉजिकली लोगों के सामने आ रही है। हाँ, पाकिस्तान ऐसा नहीं बहुत स्ट्रांग देश है, नहीं, पाकिस्तान बस चल रहा है, जुगाड़ से चल रहा है। वो कब खत्म हो जाएगा, इंडिया का कि उसकी कोई औकात नहीं है, ये मैं मानता हूँ। वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए हमारे, मतलब हमारी लिस्ट के अंदर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ना बांग्लादेश हमारे लिए हमारे आसपास है, ना नेपाल हमारे आसपास है, मालदीव आसपास नहीं है, पाकिस्तान आसपास नहीं है। इनको तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में भी काउंट नहीं करते। हमारा कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है? यूरोप हो सकता है, यूएस हो सकता है, चाइना हो सकता है, ये हमारे रियल कॉम्पिटिटर्स हैं। इनके अलावा अगर हम किसी से भी खुद को कंपेयर करते हैं तो वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हम कहते हैं फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम दुनिया के अंदर। तो अगर हम इनसे जल रहे हैं या इनको डिफेम करते हैं तो ये हमारे लिए बेकार है, क्योंकि अपने से छोटों से कौन ही लड़ता है ना। उनको तो अवॉइड कर देते कि चल यार हो गया तेरा बहुत ज्यादा। लेकिन ये हमें बताता है कि फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे थोड़ी से इश्यूज हैं, इसको हमें फिक्स करना चाहिए, ना कि हमें निगलेक्ट करना चाहिए, जो कि हम नॉर्मली एज एन इंडियन हम काफी ज्यादा करते हैं। रोड खराब हुई कोई बात नहीं, एंटी नेशनल हो आप। ऑयल के प्राइसेस ज्यादा हो गए कोई नहीं, एंटी नेशनल हो आप। आपने आवाज पूछ ली, क्वेश्चन पूछ ली तो आप एंटी नेशनल हो। तो ये सही तरीका नहीं है। मुद्दों पे बात करना इंपॉर्टेंट है, मुद्दों से भटक जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि दुनिया इस समय पे कर रही है। एप्स्टीन फाइल मेन मुद्दा है जिससे दुनिया का ध्यान हटाया जा रहा है। और ऑब्वियसली अगर एप्स्टीन फाइल के लोगों को आप पकड़ के जेल में डालने लग गए तो पूरी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि जिन जिन का नाम है वहां पे वो दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसा न्यूज हमें क्लेम करता हुआ दिखता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं, INR। जब मैंने थोड़े टाइम पहले देखा था तो 95 रुपीज पर डॉलर के आसपास पहुंच चुका था। सिर्फ एक महीने के अंदर जो INR है वो फॉल कर चुका है अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास। नॉर्मली 3% ईयरली लेवल पे INR जो था वो फॉल करता था, अब ये 4% हो गया है महीने के अंदर, मतलब ह्यूज फॉल हो रहा है इस समय पे। अभी जो फॉल है आपको लगेगा कि अब मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो INR के अंदर चीजें करता हूं, पेट्रोल के दाम भी नहीं बढ़े। नहीं, इससे आपको फर्क पड़ेगा। कुछ लोग हमेशा मेरे से एक चीज कहते थे, यार ईरान से तो हम कुछ इंपोर्ट ही नहीं करते, हमें क्या फर्क पड़ जाएगा। यार ईरान में क्या हो रहा है उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। आज आपको ये सब पता चल गया होगा कि किसी भी देश के अंदर कोई इशू आता है तो कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है हमारी जो पूरी की पूरी दुनिया है। तो यही चीज मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा। अगर आपकी करेंसी गिरती है तो अगर करेंसी के गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और लोग कहते हैं कि करेंसी हमारी डीवैल्यू हो जाए, मतलब 100 रुपए हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, तो मुझे एक बात बताओ, RBI डॉलर बेच बेच करके अपने रिजर्व से जो करेंसी है हमारे उससे बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, क्यों कर रही है ऐसा। अगर ये हमारे लिए अच्छा है कि करेंसी डीवैल्यू हो तो हमारे लिए अच्छा है। ये इसलिए हो रहा है मेरे भाई क्योंकि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड देश हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम, हमारे देश में ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम सबसे ज्यादा। अगर जो करेंसी है वो डीवैल्यू होती रही, ऑयल के प्राइसेस महंगे होते रहे, तो आपके हाथ में जो खाना आता है हर शाम को हर सुबह जो आप अपनी मेहनत से कमाते हो वो महंगा हो जाएगा। और अगर वो महंगा हो गया मतलब क्या है, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो वापस से अपने गांव चले जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जो नॉर्मल इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी। सो अगर आप अभी भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि भाई INR इतना फॉल क्यों कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आप कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हो। अपनी नॉलेज को मेरे ख्याल से आपको अपडेट करना चाहिए। और ये शायद इस समय पे सबसे बड़ा इशू होना चाहिए कि INR इतना फॉल क्यों कर रहा है, हम क्यों अपनी जो रुपया है इसको बचा नहीं पा रहे, और क्यों हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है डॉलर को बेच बेच करके INR को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भाई जो रिजर्व है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है, और रिजर्व हमारा कम होता जा रहा है। ये एक मेजर कंसर्न बन सकता है अगर इसी तरीके से बेचना शुरू कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कोविड लाइक सिचुएशन हो सकती है अगले 1 महीने के अंदर, हो सकती है। कोविड लाइक का क्या मतलब है कि एनर्जी क्राइसिस आ सकता है, और यही पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट यहां से भी एक डीप करेक्शन में जा सकती है। लेकिन क्या डरने की बात है? नहीं, मैं बोलूंगा ये सारी अपॉर्चुनिटी बनेगी। कैश रखो, 10-15-20% के आसपास कैश रखो। कैश नहीं है तो बनाने की कोशिश करो, SIP रोक लो अगर कैश नहीं है तो, लेकिन कैश रखो। वर्स्ट की सिचुएशन क्या होगी, बाजार ऊपर चला जाएगा, आपका 80% आपके लिए
पोर्टफोलियो को ऊपर ले जाएगा, पैसा बनाएगा। लेकिन वर्स्ट की सिचुएशन अगर यहां से 20% गिर गया और आपके पास बिल्कुल भी कैश नहीं है तो इन्वेस्ट कैसे करोगे? सो कैश रखो, आपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10 से 20% कैश में होल्ड करो, अदरवाइज एक बड़ा रिस्क आ सकता है, एक बड़ी गिरावट में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। अब मेरे से मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर सिर्फ एक स्टॉक है जिसको आपको लेना है तो वो कौन सा होगा? मेरे को एक स्टॉक जो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी अपनी बाइंग है, ये मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको खरीदना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। आप अपनी एनालिसिस करो, उसके हिसाब से खरीदो, जो आपका मन करे वो खरीदो, कोई बाइंग उसमें रिकमेंडेशन नहीं है। वो है भाई CDSL। अब जो CDSL है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से हाई है, बिल्कुल हाई है, बट जब जब बेयर मार्केट आती है, लास्ट 10 साल में दिखाता हूँ मैं आपको, जब जब बेयर मार्केट आती है, जैसे कि जब कोविड वाली आई तो गिरा हुआ था, ठीक है, उसके बाद 2021-22 में जब यूक्रेन रशिया हुआ तो भी ये 40-50% गिर गया, उसके बाद की रिकवरी आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे महंगाई दर बढ़ गया तो भी 40-50% गिर गया, उसके बाद की रैली देख सकते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिसेंट 2024-25 के अंदर एक मेजर करेक्शन आ रहा है, जो आपको पता है क्यों आ रहा है, उसके वजह से गिर गया। अब रिसेंट करेक्शन 2026 में आया, उसकी वजह से गिर गया। लेकिन ये 45%, 50%, 55% तक गिरता जरूर है, लेकिन उसके बाद की रिकवरी काफ़ी सॉलिड होती है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में बुल रन आता है तो CDSL यहाँ पे जीतता है, लेकिन अगर बेयर मार्केट आती है तो CDSL यहाँ पे हारता है। तो CDSL एक ऐसा स्टॉक है जो कि बेयर मार्केट में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज मुझे ये पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों बुल मार्केट आएगी, बुल मार्केट आएगी, इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस आएगा, इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस आएगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी तो किसका बिजनेस बढ़ेगा? CDSL का बढ़ेगा, BSE का बढ़ेगा। और अगर ऐसी मार्केट में जब तबाही है, लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे, खरीद ही नहीं पा रहे, ये टाइम है ऐसे स्टॉक्स को बाय एंड होल्ड करने का, ताकि रिकवरी में आपको सॉलिड रिकवरी मिले। मेरा मानना है, ये कोई बाइंग से नहीं रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में ये वाला स्टॉक है, बट जब जब गिरता है मुझे बहुत पसंद आता है। मैं लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ जिनका बिजनेस मुझे बहुत अच्छे से पता होता है, और हर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो चेंज होता है। जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि अलग अलग पोर्टफोलियो बनाए हैं अलग अलग स्ट्रैटेजी के लिए, और मैं आपको भी यही चीज़ बोलूँगा कि सैटेलाइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करो। हर एक काम के लिए एक अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए। टैक्स हार्वेस्टिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आपको पता होना चाहिए। आज है 27 मार्च, 3 दिन अभी भी आपके पास, 3 से 4 दिन आपके पास अभी भी बचे हैं जब आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हो। अगले ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट टाइम है, प्रॉफिट्स हैं और पोर्टफोलियो में लॉस है, तो ऐसा पोर्टफोलियो का कोई फायदा नहीं है कि आप लॉस लेकर के अगले साल जा रहे हो, राइट? टैक्स हार्वेस्टिंग कर लेना, क्योंकि जो लॉस है वो तो हो चुका है, पोर्टफोलियो में दिख रहा है। टैक्स हार्वेस्टिंग आपकी इमीडिएट जो पैसे देने उसको बचा सकता है। सो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइनिंग ऑफ।